नमस्कार, मैं पीसी तिवारी। आज हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ यह एक एकांकी है जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। सबसे पहले देख लेते हैं रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या होता है और क्यों ऐसा शीर्षक लेखक को देना पड़ा। रीढ़ की हड्डी दरअसल हमारा जो बैकबोन है उसको अंग्रेजी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। और यही स्थिति हमारे समाज में भी है। एक तो चरित्रवान लोग होते हैं, व्यक्तित्व के धनी लोग होते हैं, जिनकी वजह से समाज में जो नैतिक मूल्य हैं उनकी रक्षा होती है, उनका समाज में योगदान होता है। तो ऐसे चरित्रवान और व्यक्तित्व के धनी लोगों को क्या कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी वाले हैं। और जो चरित्रहीन हैं, जो व्यक्तित्वहीन हैं, जो दोहरी मानसिकता वाले हैं, षड्यंत्रकारी हैं, गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोगों को कहेंगे कि ये चरित्रहीन हैं या फिर ये रीढ़ की हड्डी इनके अंदर नहीं है। और ऐसे ही समाज पर यहाँ पर एक करारा प्रहार किया है लेखक ने। इसलिए रीढ़ की हड्डी का एक सिंबॉलिक अर्थ है, एक प्रतीकात्मक अर्थ है और यह एक प्रतीक के रूप में आया है रीढ़ की हड्डी। इसलिए यह पूरी तरह से उचित शीर्षक है, सार्थक भी है। हम आगे बढ़ने से पहले जगदीश चंद्र माथुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में खुर्जा में हुआ था। खुर्जा यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अपनी उच्चतम शिक्षा को इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरा किया। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी ये अभिनय में विशेष रुचि रखते थे, नाटक लिखा भी करते थे, उसका निर्देशन भी करते थे, डायरेक्शन भी करते थे और अभिनय भी करते थे, नाटकों में भाग भी लेते थे। यही इनकी कॉलेज की रुचि आगे चलकर लेखन में एक रचनाकार के रूप में उभर गई। और इस तरह से इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की, जो ऐतिहासिक नाटक भी हैं, सामाजिक नाटक भी हैं। अब इनके जो प्रचलित और बहुत ही चर्चित नाटक हुए हैं वो है कोणार्क, शारदिया, दशरथ नंदन, पहला राजा। ये इनके बहुत मशहूर नाटक हुआ करते हैं। इसी तरह से एकांकियों का कुछ संग्रह भी किया गया है, जैसे भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह है। अच्छा, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? ऐसा कहा जाता है कि नाटक का ही छोटा रूप एकांकी होता है। आप भी ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। क्योंकि नाटक एक बड़ा रूप होता है, उसमें कई अंक होते हैं, और एकांकी एक अंक वाली नाटक योजना को एकांकी कहते हैं, जिसमें कार्य की एकता, अभिनय की एकता और स्थान की एकता का ध्यान रखा जाता है। इसमें एक घटना के माध्यम से अपने एक उद्देश्य पर ध्यान रखा जाता है, वही एकांकी होती है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे मुख्य जो पात्र हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसकी हम कहानी देख लेते हैं। यहाँ जो मुख्य पात्र हैं वो राम स्वरूप, प्रेमा, उमा, रतन। राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा है और इन दोनों की बेटी का नाम उमा है। और इनका एक नौकर है रतन, जिसका नाम है गोपाल प्रसाद। और शंकर, शंकर लड़का है जो चरित्रहीन है और इसी का पिता गोपाल प्रसाद हैं। और शंकर की शादी उमा से होनी तय होती है और उमा को देखने के लिए ये लड़का पक्ष जो है आता है यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ सारी तैयारियाँ हो रही होती है, नौकर कुछ ऊंचा सुनता है। ऐसे पात्रों को कुछ विशेष योगदान नहीं है, 2 ही बार आता है पूरे नाटक एकांकी में, और बस हंसने हंसाने के लिए आता है। कुछ ऊंचा सुनता है, कान से कम सुनता है, और जैसे धोबी को धोती समझ लेता है। और फिर इसी तरह से मक्खन लाने के लिए जब भेजा जाता है, तो जब मेहमान चले गए हैं उसके बाद वो मक्खन लेकर आता है। तो मेहमानों की खातिरदारी के लिए पूरे परिवार में तैयारी चल रही है। प्रेमा जो लड़की की माँ है चाहती है कि उमा थोड़ा
साज श्रृंगार के साथ लड़के वालों के सामने जाए, लेकिन लड़की को यह पसंद नहीं है। क्रीम पाउडर लगाना और दिखावटी जो भी चीज़ें हैं वो पसंद नहीं है। ये उच्च शिक्षित है, यह इसको कला भी आती है, यह संगीत भी जानती है, गायन और वाद्य हारमोनियम भी अच्छा बजा लेती है, सितार भी अच्छा बजा लेती है, गा भी लेती है अच्छा। और रामस्वरूप अपनी बेटी को ऊंची शिक्षा तो दिलवाए हैं, लेकिन चाहते हैं कि इनकी अपनी बेटी की शादी शंकर के साथ कराना चाहते हैं। शंकर जो कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और ये इसी से शादी करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन लड़के वालों का यह मानना है कि लड़की तो सुंदर होना चाहिए, लेकिन अधिक पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए। लड़की केवल मैट्रिक तक पढ़ी होनी चाहिए, वही काफ़ी है। और इस तरह से ये लोग जब आते हैं, यहाँ पर पता चलता है कि आँख पर चश्मा देखते हैं उमा के, तो शक होता है गोपाल प्रसाद को और शंकर को भी कि भाई कहीं पढ़ने लिखने की वजह से तो यह आँख पर चश्मा नहीं लगा है। तो रामस्वरूप एक बहाना बनाते हैं कि नहीं, यह पिछले महीने में इसके आंख में दर्द होने लगा था, इसलिए डॉक्टर ने 1-2 महीने के लिए चश्मा के उपयोग के लिए सलाह दी है, लिहाजा 1-2 महीने बाद इसका चश्मा उतर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रामस्वरूप अपनी बेटी को ऊंची शिक्षा तो दिलाते हैं, लेकिन उसकी शिक्षा को शादी के लिए छिपाना चाहते हैं। यह इनकी दोहरी मानसिकता है। वहीं पर गोपाल प्रसाद हैं। गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि बेटी तो हो, बहू तो हो, बहू आए, सुंदर हो, घर के सभी काम जाने, वह चित्रकारिता भी जाने, सिलाई कढ़ाई बुनाई भी जाने, सुंदर खूबसूरत भी हो, घरेलू काम भी जाने, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। यह भी लड़का जो है शंकर, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है लखनऊ से, यह भी पढ़ा लिखा होते हुए भी अपने पिता के सुर में सुर मिलाता है। इसको भी लड़की चाहिए, कम पढ़ी लिखी, भले खूबसूरत हो। और यही दोहरी मानसिकता का यहाँ पर टकराहट होता है। गोपाल प्रसाद शादी को एक व्यापार मानते हैं। वो कहते हैं कि व्यापार की बात हम लोग कर लेते हैं रामस्वरूप से, तो रामस्वरूप चौंक जाते हैं व्यापार। तब उनको पता चलता है कि यह शादी और दहेज के बारे में बात करना चाहते हैं। अंत में जब उमा गा रही होती है तो अचानक उसकी आंख जो है शंकर से मिलती है, शंकर को देख लेती है और वह गाना चुप कर देती है, क्योंकि शंकर को पिछले ही महीने अपने हॉस्टल में आए हुए देखती है। लड़कियों के हॉस्टल में ये घुस आया था, जहां पर चारों तरफ से उसको दंडित करने के लिए लड़कियों ने घेरा हुआ था और किसी तरह से दाई का पैर पकड़ के माफी मांगते हुए शंकर वहां से भागा था। तो ऐसे चरित्रहीन से ये उच्च शिक्षा वाली लड़की और चरित्रवान लड़की और व्यक्तित्व की धनी लड़की, ये व्यक्तित्वहीन से शादी की जब बात होती है, इसको देखती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। वह चुप हो जाती है, आगे किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। अंत में गोपाल प्रसाद कई सवाल करते हैं, तो इसके सवालों का जवाब, लड़की के सवालों का जवाब रामस्वरूप यानी पिता खुद देते हैं। गोपाल प्रसाद भड़क जाते हैं कि लड़की को भी तो कुछ बोलने दीजिए। रामस्वरूप दबाव डालते हैं कि जवाब दो उमा, लेकिन लड़की जवाब क्या देती है? वो कहती है कि पिताजी मैं क्या बोलूं, मैं क्या जवाब दूं, जब मेज और कुर्सी अर्थात सामान जब बेचना होता है तो दुकानदार उसकी मर्जी नहीं पूछता है, उसे केवल खरीदार को दिखा देता है। ये जो साहब आए हैं हमारे लिए, हमको खरीदने के लिए, इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि लड़कियों की भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी दिल होती है, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, और इन इच्छाओं से वो समझौता नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उनकी भी एक जिंदगी होती है जिसे इन लोगों को समझना चाहिए। यहीं पर वो अपने इस रहस्य का उद्घाटन भी करती है गोपाल प्रसाद के सामने कि मैं ऊंची शिक्षा पाई हुई लड़की हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन आपका लड़का पूछिए कि इसकी बैकबोन है भी कि नहीं, अर्थात इसका चरित्र भी अच्छा है या नहीं, क्योंकि पिछले ही महीने ये लड़कियों के हॉस्टल में घुस आया था ताका झाकी करने के लिए, और वहां पर किसी तरह से वहां से दाई का पैर पकड़ के गिड़गिड़ा कर भागा था। गोपाल प्रसाद अपने बेटे की करतूत के बारे में यह सुनते हैं, लेकिन ऐसी दोहरी मानसिकता वाले हैं कि ऐसे निर्लज्ज और
व्यक्तित्व वाले हैं और इतने बड़े बेशर्मी का परिचय देते हैं कि अपने बेटे से इस पर कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं, लेकिन वो यह आरोप लगाते हुए अपनी छड़ी को उठा लेते हैं और निकल पड़ते हैं कि ये बहुत बड़ा धोखा हुआ, पढ़ी लिखी लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा रहे थे लोग और झूठ बोल रहे थे, इसकी शिक्षा को छिपा रहे थे और इस तरह से रामस्वरूप पर धोखेबाजी का आरोप लगाकर वो वहां से निकल पड़ते हैं। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस एकांकी की जो भाषा है वो बहुत ही सहज है, सरल है, किसी को भी बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है। कहीं ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, बीच बीच में कुछ अंग्रेजी के और अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन वह केवल एक महज अभिव्यक्ति के लिए आया है। कहीं दिखावे की शैली यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। एक सहज शैली है, प्रभावकारी शैली में अपनी पूरी बात को एकांकी के माध्यम से लेखक ने कह डाला है। दूसरी चीज ये है कि जब भी एकांकी होती है इसका संबंध अभिनय से होता है, तो अगर इस एकांकी का अभिनय किया जाए तो बहुत अच्छा और प्रभावशाली अभिनय होगा, क्योंकि यह 10 से 15 मिनट इससे अधिक का समय नहीं लेगा। तो अभिनेता के मामले में भी, अभिनय के मामले में भी यह बहुत ही सफल इस एकांकी को कहा जा सकता है कि पूरी तरह से रंगमंच का संकेत भी, इशारा भी कर दिया गया है कि कब क्या होना चाहिए इस एकांकी में। और इसके साथ ही जो संवाद हैं यहाँ पर, जो डायलॉग इसमें दिए गए हैं, संवादों के माध्यम से, छोटे छोटे संवाद हैं और छोटे छोटे संवादों के माध्यम से और बड़ी आसानी से लेखक अपनी बात कह गया है और कह ही नहीं गया है। लेखक ने जिस चरित्र के माध्यम से, जिस पात्र के माध्यम से या कैरेक्टर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता है, उसके पूरे व्यक्तित्व को इसने उभार के रख दिया है। उसके व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं उसके कहने मात्र से झलक जाती हैं, तो इसकी एक खास विशेषता है। और इस एकांकी का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, नारी शिक्षा और समाज में नारी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही इस एकांकी का मकसद हो सकता है। ऐसे बहुत से हमारे समाज में लोग हैं जिनकी दोहरी मानसिकता होती है और बहुत ही रूढ़िवादी विचारों के होते हैं। लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि शादी तो हो, या तो उसे एक व्यापार समझ लेते हैं दहेज लेने के लिए, या फिर ये चाहते हैं कि जो लड़की आए, जो बहू घर में आए, वह केवल एक वस्तु हो और हमारे घर की जिम्मेदारियों को निभाने का एक वस्तु मात्र हो, हमारे इशारे पर वह काम करे। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी अपनी चेतना, उसकी अपनी आज़ादी, उसके अपने शौक, अपने सपने कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे जो शौक है, हमारी जो इच्छा है, वही वो पूरा करे। और ऐसे लोगों की इस समाज में कमी नहीं है। तो यही उद्देश्य इस एकांकी का है। तो अब हम देखते हैं कि एक एक पात्र का क्या क्या रोल होना चाहिए। रामस्वरूप अपनी बेटी को ऊंची शिक्षा दिलवाते हैं, यह एक प्रशंसनीय काम है। उसको उसके व्यक्तित्व के पूरे विकास का ध्यान रखते हैं, प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन रामस्वरूप अपनी बेटी की शादी के लिए उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा को छिपाना चाहते हैं। यह एक पिता की मजबूरी है। तो इसे किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी अशिक्षित है। यह छिपाना ही बहुत बड़ी कमजोरी है इनके व्यक्तित्व की। इसको किसी भी तरीके से सराहनीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लड़कियों का भी अपनी समाज में अपना स्थान होता है, अपनी गरिमा होती है, उनके भी सपने होते हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। तो हर माँ बाप को अपनी बेटी की राय जरूर जाननी चाहिए, उसके सपने के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो यहाँ पर इनका व्यक्तित्व का एक पक्ष जो है हम कह सकते हैं कि सही नहीं है। इसी तरीके से इनकी पत्नी है, पत्नी बहुत अधिक बोलती है, इसी कारण से प्रेमा को रामस्वरूप ट्रांजिस्टर का डब्बा बोलते हैं। उमा इनकी दोनों की बेटी है जो पढ़ी लिखी शिक्षित है और अपने व्यक्तित्व को समझती है, अपने व्यक्तित्व को निखार कर रखती भी नहीं है, उसे पूरी अच्छी तरीके से, पूरे साहस के साथ समाज में प्रस्तुत भी करती है। यह इसका सराहनीय विचार है। और यह उमा थोड़ी देर के लिए ही इस एकांकी में आई है,
लेकिन जितने कम समय में आई है मुख्य पात्र इसी को कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत कम समय में इसने जो समाज को मैसेज देना चाहिए, जो संदेश देना चाहिए, उसने बहुत कम शब्दों में और बहुत कम आकर एक्टिंग करके इसने दे दिया है। इसलिए उमा एक स्वतंत्र विचारों की शिक्षित और चरित्रवान लड़की है। ऐसी लड़कियों का यह प्रतिनिधित्व करती है जिनके सपने जिंदा रहें, जो अपने कामयाबी की ओर चलें, जो समाज में अपने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान हासिल करें। ऐसे लड़कियों के लिए संदेश देना चाहती है। रतन यहाँ पर एक नौकर है जिसको ऐसे ही एकांकी में हंसने हंसाने के लिए एक पात्र रख लिया जाता है, वही काम रतन का है। बस एक बार शुरू में यह आया है और अंत में हंसाने के लिए आया है कि साहब जी मैंने मक्खन लेकर चला आया मेहमानों के जाने के बाद। मतलब ये है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि मेहमान तो चले गए हैं क्रुद्ध होकर और आकर जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है रतन। तो एक ऐसे पात्रों की वजह से एक चिढ़ होती है और ये चिढ़ जो है दर्शक जो देखता है उसके अंदर एक हंसी की फुहार भी आ जाती है उसके चेहरे पर। यही काम रतन का है। गोपाल प्रसाद यह शादी को व्यापार मानते हैं और कम पढ़ी लिखी बहू के रूप में चाहते हैं। वो चाहते तो हैं कि समाज में मेरी जैसी हैसियत वाले से ही शादी हो, ये वकील हैं पेशे से, लेकिन चाहते हैं कि जो धनी या संपन्न घराना हो वहीं से मेरी बहू आए ताकि वो अच्छा दान दहेज दे सकें। लेकिन वो चाहते हैं कि जो बहू आए वो बहुत कम पढ़ी लिखी हो, हमारे इशारे पर नाचे। तो ऐसी दोहरी मानसिकता वाले ये आदमी है। और इतना ही नहीं, ये लड़कियों को नहीं पढ़ाने के पक्ष में अपना तर्क भी देते हैं। वो तर्क क्या है? वो कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई केवल लड़कों के लिए होनी चाहिए, लड़कियों के लिए नहीं। और यह एक बेशर्मी वाला विचार है और ये कोई अच्छा विचार इसको नहीं कहा जा सकता। इतना ही नहीं, ये जब अपने लड़के के चरित्र के बारे में जानते हैं तो भी इसे न टोक कर और सीधे लड़के वालों को टोकते हैं, लड़की वालों को टोकते हैं। इसी तरह से एक पात्र यहाँ पर शंकर है जो चरित्रहीन है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई तो कर रहा है लखनऊ से, मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन हर साल फेल होता है। 1-2 साल फेल होकर ही अगली क्लास में जाता है। इससे पता चलता है कि ये पढ़ने में भी ठीक नहीं है, इसका चरित्र भी ठीक नहीं है। अब एक यहाँ पर चीजें देखते हैं कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जब बीच बीच में बात करते हैं तो हंसी ठहाके का भी एक माहौल बनाते हैं एकांकी में। बीच बीच में ऐसा आता है तो ये अपने जमाने की बातें करते हैं कि हमारा बचपन का, हमारा जवानी का जमाना क्या था। बीच बीच में कहते रहते हैं कि हम कलशों से नहाते थे लोटे की तरह, और कभी कहते हैं कि एक बार सिटिंग पढ़ाई की हम लोग करते थे तो 10 घंटे बैठकर पढ़ते रहते थे। वो ज़माना था कि कितनी कचौड़ियाँ और जलेबियाँ हम लोग खा लेते थे। तो इस तरह से ये लोग अपने ज़माने की बहादुरी भरी बातें बताते हैं। ये भी बताते हैं कि उस ज़माने का जो मैट्रिक पास जो लड़का होता था वो आज के MA पास वालों से अच्छी अंग्रेजी लिख लेता था। तो ये भी एक अच्छा नहीं कहा जाएगा कि हर जमाने की, हर युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। 2 युगों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती है, तो ये दोनों में कमी कही जा सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक है पूरी तरह से सार्थक है और अच्छा मैसेज देने वाला है समाज में। मैं समझता हूँ कि यह पाठ पूरी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।